अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरी बोलचाल ही बंद है मुनव्वरी के करतूत की वजह से। अगर वो यहाँ आते तो मैं इस क्वार्टर में ना होती। मुझे आपकी ज़बानी मालूम हुआ है कि वो दोनों बदकार कहीं गायब हो गए हैं। अगर मेरे खामिद को मालूम होता तो वो मुझे ज़रूर बताता। ये तो यकीन हो गया कि करामत और मुनव्वरी वहाँ नहीं गए, लेकिन इनामुल हक को ये ख्याल आया कि हो सकता है इस नाइक ने बाहर कहीं करामत को किराए पर मकान ले दिया हो। इनामुल हक वापस कमांडिंग ऑफिसर के पास गया और उससे दरख्वास्त की कि वो ऐसा इंतज़ाम कर दे कि इस नाइक के घर पर और रात के वक्त उसकी नकलो हरकत पर नज़र रखी जाए। अगर करामत इस शहर या छावनी के इलाके में हुआ तो ये नाइक उसके घर रात को ज़रूर जाएगा। ये अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट कर्नल बड़ा अच्छा आदमी था। उसने उसी वक्त सूबेदार मेजर को हुक्म दे दिया कि रेजिमेंटल पुलिस की ये ड्यूटी लगा दी जाए कि वो इस नाइक पर नज़र रखे और कोई शकूक वाली बात नज़र आए तो सूबेदार मेजर को रिपोर्ट करे। इस दौरान में मुनव्वरी का बाप मलिक नूर अहमद थाने में आया। मैं इसे अच्छी तरह जानता था, लेकिन सलाम दुआ और खैर खैरियत पूछने की हद तक। मगर अब आया तो ऐसे पता चला जैसे पुलिस का कप्तान आ गया हो। उसने जवाब तलबी के अंदाज में मुझसे पूछा कि तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है। मैंने उसे गोलमोल सा जवाब दिया। मलिक साहब, मुझे ये मामला कुछ और ही नज़र आता है। उसने कहा, मुझे शक है कि जाहिद ने मेरी बेटी को और करामत को खुद गायब करा दिया है। हो सकता है कत्ल करा दिया हो और रिपोर्ट दे दी कि वो भाग गए हैं। मलिक नूर अहमद साहब, मैंने कहा, क्या आपने कभी कातिल नहीं देखे? दो इंसानों को दो मुख्तलिफ घरों से बैक वक्त गायब करना, फिर इन्हें कत्ल करना किसी पक्के उस्ताद का काम ही हो सकता है। मैंने जाहिद को अच्छी तरह देखा भाला है, इसमें इतनी जुर्रत नहीं हो सकती। मलिक साहब, उसने कहा, आपने सिर्फ जाहिद को देखा है। उसने एक गांव का नाम लिया और कहने लगा, वहाँ इसकी रिश्तेदारी ऐसे लोगों के साथ है जो कत्ल और लड़ाई मार कुटाई और खून खराबे को मामूली बात समझते हैं। उन लोगों की आपस की दुश्मनियाँ भी ऐसी ही हैं। इसे वो गैरतमंदी कहते हैं और हर किसी के गले पड़ जाने को बहादुरी तस्वुर करते हैं। मुझे ये ख़ानदान याद आ गया। उनका घर मेरे ही थाने के हुदूद में था। हर थानेदार को इस ख़ानदान ने मुसीबत में डाला हुआ था। दरअसल मुसीबत नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इनके यहाँ कत्ल की जो वारदात होती थी उसके मुलजिम फ़ौरन पकड़े जाते थे। अगर कोई वारदात छुपा ही लेते तो उसके मुलजिम भी एक दो दिनों में सामने आ जाते थे। लेकिन जाहिद का इन लोगों का रिश्तेदार होना कोई सबूत नहीं था कि उसने अपनी बीवी और करामत को गायब या कत्ल करा दिया होगा। किसी को क्या मुसीबत पड़ी है कि वो दूसरों के लिए अपने आप को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दे। मलिक नूर अहमद को इसी तरह और इसी किस्म की बातें करनी चाहिए थी, क्योंकि मुनव्वरी उसकी बेटी थी। उससे ये तवक्को तो रखी ही नहीं जा सकती थी कि वो यूँ कहता कि जी हाँ, मेरी बेटी थी ही ऐसी। मलिक साहब, उसने कहा, मैं अपनी बेटी इस शख्स को दे तो बैठा था, लेकिन मेरी बेटी ने एक एक दिन एक एक साल के बराबर गुजारा है। जाहिद उसे गालियाँ भी देता था, कभी कभी हाथ भी उठाता था और सबसे ज़्यादा जलील और नाकाबिल बर्दाश्त हरकत ये करता था कि उस पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाता था। बदचलनी का इल्ज़ाम किसी एक शख्स के साथ लगाता था या वो वैसे ही उसे बदचलन कहता था? मैंने पूछा। उसकी कोई एक बकवास हो तो मैं आपको बताऊं कि वो क्या कहता था। उसने जवाब दिया, वो खुद इतना बदचलन और बददिमाग है कि महल्ले का कोई शख्स उसके मुंह नहीं लगता और ना ही उसे मुंह लगाता। वहमी होगा। वहमी नहीं जी, मलिक नूर अहमद ने जवाब दिया। पागल कहें पागल। उसके चेहरे पर कभी किसी ने मुस्कुराहट नहीं देखी। बात बात पर मेरी बेटी को टोकता रहता है। आपको मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ कि इसी शक पर वक्त ज़ाया ना करते रहना कि मेरी बेटी करामत के साथ भाग गई है। ये मामला कुछ और भी हो सकता है। मलिक नूर अहमद ने मेरा दिमाग इतना चाटा था कि मैं कुछ सोचने के काबिल नहीं रहा। उसने मुझे अपनी हेड क्लर्की का और अंग्रेज़ डिप्टी कमिश्नर का रौब जमाने की भी कोशिश की थी, जिसके जवाब में मैंने उसका दिमाग साफ कर दिया था। यह आदमी बहरहाल खासा बेवकूफ़ था। वो बातें तो जाहिद के खिलाफ कर रहा था, लेकिन वो ये महसूस नहीं करता था कि मुझे क्या तासुर दे रहा है। जाहिद के महल्ले के दो मोअज़्ज़िज़ अफराद ने और दो मुखबिरों ने भी मुझे यही बताया था कि जाहिद अपनी बीवी को बहुत तंग करता था।
लेकिन उन्होंने ये भी बताया था कि जाहिद में इतनी ज़रूरत नहीं कि वो मुनव्वरी को तलाक दे दे, और ये भी कि वो मुनव्वरी पर जो इल्ज़ाम आयद करता था वो गलत नहीं थे। करामत और मुनव्वरी के ताल्लुकात कोई ढका छुपा मामला नहीं था। मलिक नूर अहमद जाहिद के खिलाफ बातें करते करते मुझे ये तासुर दे गया था कि उसकी बेटी इतनी तंग थी कि इस घर से भाग जाने के सिवा उसके सामने कोई रास्ता नहीं था। उसी रोज़ का जिक्र है कि इन लोगों के महल्ले का एक मोअज़्ज़िज़ आदमी जो थानेदार को सलाम करने वाला शख्स था, थाने में आया और उसने डाक का एक लिफाफा मुझे दिया। लिफाफा खुला हुआ था, उसके अंदर एक खत था और 5-5 रुपए के 3 नोट भी लिफाफे में पड़े हुए थे। लिफाफे पर एड्रेस करामत का था। लिफाफा लाने वाले के साथ एक और आदमी था जिसे ये लिफाफा खेतों से मिला था। इनके महल्ले के साथ ही एक तो वैसे ही मैदान था और इसके साथ खेत शुरू हो जाते थे। मुझे बताया गया कि ये लिफाफा फसल के अंदर पड़ा था। उस वक्त गंदम की फसल बमुश्किल 1 फीट ऊंची थी। मैंने सोचा बाज़ लोग खत पढ़कर फेंक देते हैं, इसी तरह यह खत खेतों में पहुंच गया होगा। लेकिन ये लिफाफा फेंकने वाला नहीं था क्योंकि इसमें 15 रुपये रखे हुए थे। मेरी छठी हिस्स बेदार हो गई और मैं उसी वक्त उठा और वहाँ चला गया जहाँ लिफाफा पाया गया था। मैंने वहाँ देखा गंदम के छोटे छोटे पौधे टूटे हुए थे और ये सिर्फ एक जगह से ही टूटे हुए नहीं थे, बल्कि साफ नजर आता था कि इस खेत में से 2 या 3 आदमी गुजरे हैं। पौधे चूंकि अभी छोटे थे और कच्चे, इसलिए पांव तले मसले गए, फिर उठ न सके। 2 और खेतों को देखा, वहां भी पौधे इसी तरह टूटे हुए थे। साफ पता चलता था कि इन लोगों ने जो यहाँ से गुजरे हैं रास्ता छोटा किया है। अगर वो मेंढों पर चलते तो इन्हें दाएं बाएं घूमना पड़ता। मैं टूटे हुए फसल में आगे चलता गया। जहाँ से लिफाफा मिला था वहाँ से तकरीबन 200 गज दूर स्लीपर का एक पाँव मिला। उस वक्त लोग घरों में इसी तरह के स्लीपर पहना करते थे। अगर ये स्लीपर पुराना होता तो मैं ये समझता कि पुराना होने की वजह से फेंका गया है, लेकिन ये बिल्कुल नया था। ये उठाकर मैं आगे चला गया। जहाँ खेत खत्म होते थे वहाँ से आगे जमीन गज 1.5 गज नीचे हो गई थी। ये एक ढलान सी थी। आगे झाड़ियाँ थीं। स्लीपर का दूसरा पाँव इन झाड़ियों से मिला। मैं वहीं रुक गया और उस आदमी को जिसे लिफाफा मिला था ये कहकर दौड़ाया कि करामत के बाप और भाइयों को यहाँ ले आओ। उसे तो दौड़ा दिया, लेकिन मुझे ख्याल आ गया कि वो अपनी बीवी के साथ अपने माँ बाप से अलग रहता है। मैंने जो कुछ मालूम करना था वो उसकी बीवी बता सकती थी। ये सोचकर मैं महल्ले की तरफ चल पड़ा। मेरे साथ जो मोअज़्ज़िज़ आदमी था वो मेरे कहने पर मुझे करामत के घर ले गया। मैंने करामत की बीवी को अपने पास बिठा लिया और उसे मोअज़्ज़िज़ आदमी से कहा कि करामत के बाप वगैरह को वो यहीं ले आए। मैंने स्लीपर करामत की बीवी के आगे रखकर पूछा कि करामत ऐसे स्लीपर पहना करता था? ये उसी के मालूम होते हैं, करामत की बीवी ने जवाब दिया। घर से लापता होने से 2-3 रोज पहले ही उसने स्लीपरों का ये जोड़ा खरीदा था। क्या घर में उसकी कोई और जूती है? हाँ जी, उसने जवाब दिया। उसके शूज़ के दोनों जोड़े घर में मौजूद पड़े हैं। मेरे कहने पर वो दोनों जोड़े उठा लाई और मेरे आगे रख दिए। मैंने स्लीपर और शूज़ के तले एक साथ मिलाकर देखे तो साइज़ एक ही था। करामत के पास शूज़ के कितने जोड़े हैं? मैंने शायद वैसे ही या शायद किसी ख्याल के तहत ये सवाल पूछा था। बाहर पहनने के लिए यही 2 जोड़े हैं, करामत की बीवी ने जवाब दिया। वैसे वो घर में या महल्ले में स्लीपर ही पहनते थे। नहीं, मैंने कहा। फिर सोच लो उसकी कोई और जूती भी होगी। नहीं जी, करामत की बीवी ने कहा, उसके पास यही कुछ है जो मैंने आपको दिखा दिया है। ज़रा याद करो, मैंने कहा। जिस रात वो घर से लापता हुआ है वो क्या पहनकर निकला था? मुझे अच्छी तरह याद है, उसने जवाब दिया। पाँव में ये स्लीपर थे, पजामा और कमीज पहनी हुई थी जो वो घर आकर पहनते थे, और एक पुरानी स्वेटर थी। इस तरह कुरेदते कुरेदते मुझे पता चला कि करामत दफ्तर जाता था तो वो शलवार कमीज, अच्छी किस्म की स्वेटर और कोट पहनता था, और अगर उसे कहीं शहर से बाहर जाना पड़ता तो भी वो यही कपड़े पहनता था। इससे मुझे ये ख्याल आया कि वो एक औरत को अपने साथ ले जा रहा था। जाहिर है कि वो शहर में वापस न आने के लिए गया है। उसे अच्छे कपड़ों में जाना चाहिए था। मैंने करामत की बीवी को लिफाफा और उसमें जो खत पड़ा था वो दिखाकर पूछा कि ये मोहम्मद इकबाल कौन है। उसने बताया कि ये करामत का एक दोस्त है और इसी महल्ले का रहने वाला है। वो ज़िले शहर में एक सरकारी महकमे में मुलाजिम था। मैंने बाहर निकलकर करामत के बाप और भाइयों से मोहम्मद इकबाल के मुतालिक पूछा। उन्होंने बताया कि उनकी गहरी दोस्ती थी। मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि ख़त में लिखा क्या गया था। ख़त मुख्तसर था, खैर खैरियत लिखी हुई थी। आखिरी 2 फिक्रों ने मुझे शक में डाल दिया।
वो फिक्रे कुछ इस किस्म के थे कि तुमने आने के लिए कहा था, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आने की कोशिश करो। मैंने उसकी बीवी से पूछा था कि उस रात करामत किस वक्त घर से निकला था। उसकी बीवी ने बड़ी मायूसी से बताया था कि वो घर में सिर्फ खाना खाने और सोने के लिए आता था। शाम का खाना खाते ही घर से निकल जाता था और दोस्तों में वक्त गुजारकर आधी रात को वापस आता था। मुझे एक ख्याल आ गया, जिसके तहत मैं एक बार फिर करामत के घर के अंदर चला गया। उसकी बीवी से कहा कि उसका कोट दिखाए। वो कमरे में जाकर कोट ले आई। मैंने कोट की बाहर और अंदर वाली जेबें देखी। अंदर वाली जेब में पैसे पड़े थे, बाहर वाली एक जेब में रुमाल था। मैंने कोट वापस दे दिया। मेरे दिल ने कहा कि करामत खुद नहीं गया, उसे ले जाया गया है और ये मामला कुछ और है। ये भी हो सकता है कि उस रात करामत ने मुनव्वरी को खेतों में मिलने का वक्त दे रखा हो और दोनों इकट्ठे पकड़े गए हों और इस तरह दोनों मारे गए हों। वहीं महल्ले के 3-4 आदमियों ने मेरे पूछने पर बताया कि एक आदमी की बैठक में ये सब दोस्त रात को इकट्ठे होते हैं और ताश खेलते हैं। मैंने इस शक का इजहार किया कि ये लोग जुआ खेलते होंगे, लेकिन सबने कहा कि जुआ नहीं खेलते। उस बैठक का दरवाज़ा खुला रहता है, बाज़ औक़ात तमाशाई भी इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरह महफिल जमी रहती है। मैंने करामत के उस दोस्त का एड्रेस ले लिया था जिसका ख़त आया था। थाने जाकर मैंने एएसआई गोपाल दास को एड्रेस देकर उसी वक्त रवाना कर दिया कि इस शख्स से मिलकर पूरी तहकीकात करे कि करामत उसके पास गया है या नहीं। फिर मैंने करामत के उन 3-4 दोस्तों को बुलाया जिनके साथ वो ताश खेला करता था। वो जब आए तो मैंने बारी बारी उनसे पूछगछ की। इसकी तफसील सुनाने की ज़रूरत नहीं। इन सब ने जो बयान दिए, इनसे ये इंकिशाफ हुआ कि उस रात करामत 12:30 बजे तक ताश खेलकर वहाँ से निकला था। मैंने इनमें से हर एक से ये पूछा था कि उसने ये वक्त क्यों और कैसे बताया है। उस ज़माने में घड़ी किसी किसी के पास होती थी। जिसकी बैठक में ये लोग ताश खेलते थे उसके पास घड़ी थी। इनमें से किसी ने पूछा कि वक्त क्या है। घड़ी वाले ने घड़ी देखकर बताया कि 12:30 बजने वाले हैं। तकरीबन सब ने कहा कि बहुत वक्त हो गया है, अब उठना चाहिए। 12:30 बजे सुनते ही मेरा ध्यान उस आदमी की तरफ चला गया जिसे जाहिद थाने लाया था और उस आदमी ने ये बताया था कि उसने जाहिद को गाड़ी पर सवार होते देखा था। गाड़ी का वक्त 11:15 बजे था। ये भी जहन में रखें कि उस दौर में गाड़ियाँ लेट नहीं होती थीं। मुझे अपनी हिमाकत का एहसास हुआ। मैंने इस केस को अहमियत दी ही नहीं थी। मैं कहता था कि भागने वाली भी बच्ची नहीं थी, उसे भगाने वाला वरगलाकर या उठाकर ले गया था और भगाने वाला भी बच्चा नहीं था। लेकिन मुनव्वरी का बाप मलिक नूर अहमद ही अक्लमंद निकला, जिसने ये कहा था कि ये मामला कुछ और है, ये कोई ड्रामा ही था जो कुछ भी था। बहरहाल ये नहीं था कि किसी की बीवी किसी की खाविंद के साथ भाग गई है। मैंने कांस्टेबल को भेजकर उस आदमी को बुलाया जिसने ये बयान दिया था कि उसने करामत को एक और औरत के साथ गाड़ी में सवार होते देखा था। आधे घंटे के अंदर अंदर वो आदमी मेरे सामने खड़ा था। मैंने अपना लहजा नर्म और दोस्ताना रखा ताकि इस शख्स पर यह जाहिर न हो कि मैंने उसका कोई झूठ पकड़ लिया है। मैंने उसे बिठा लिया। तुम्हारा शक ठीक निकला, मैंने उसे कहा। वो करामत ही था जो गाड़ी में सवार हुआ था और उसके पीछे मुनव्वरी थी। हाँ जी, वो था ही करामत, उसने कहा। मैंने आपको बताया था कि उसे तो मैंने बड़ी अच्छी तरह पहचान लिया था, लेकिन मैं मुनव्वरी को नहीं पहचान सका था। उस रात गाड़ी लेट हो गई? मैंने कहा। क्या वाकई लेट थी? नहीं जनाब, उसने जवाब दिया। गाड़ी बिल्कुल सही टाइम पर आई थी। गाड़ी का टाइम 11:15 बजे है ना? मैंने बड़े प्यार से कहा। जी हाँ, उसने कहा, 11:15 बजे। एक बात बताओ, मैंने पूछा, क्या जाहिद तुम्हारा करीबी रिश्तेदार है या दोस्ती है? नहीं हुजूर, उसने जवाब दिया, न रिश्तेदारी है न दोस्ती है। फिर तुमने ये बयान क्यों दिया था? वो इसलिए दिया था जनाब, उसने जवाब दिया, कि मुझे पता चला कि जाहिद की बीवी लापता है और करामत पर शक किया जा रहा है। तो मैंने जाहिद को बताया कि करामत को तो मैंने उस रात गाड़ी पर सवार होते देखा था। जाहिद ने मुझे कहा कि थाने चलो और इंस्पेक्टर साहब को बताओ। उस बेचारे ने मेरी मिन्नत की तो मैं अपना फ़र्ज समझते हुए आपके पास आ गया था। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुमसे झूठा बयान दिलवाया गया है तो तुम क्या जवाब दोगे? उसने फ़ौरन कोई जवाब न दिया। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा। मुझे साफ नज़र आया कि उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसने फिर मेरी तवक्को के मुताबिक यही जवाब दिया कि उसने झूठा बयान नहीं दिया। मैं तुम्हें हवालात में बिठा देता हूँ, मैंने कहा। आराम से बैठकर सोचना, जब तुम्हारा दिल माने मुझे बता देना कि तुमने ये झूठ क्यों बोला था।
जब तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दोगे हवालात में से नहीं निकल सकोगे। पुलिस को झूठा बयान देना जुर्म है जिसकी सज़ा 2 साल तक हो सकती है। उसके चेहरे का रंग जो पहले फीका पड़ गया था अब लाश की तरह हो गया। मैं कुछ देर खामोश रहा। गधे की औलाद, मैंने पुलिस के मखसूस लहजे में कहा, वो तेरा बाप करामत 12:30 बजे तक एक दोस्त के घर ताश खेलता रहा है। उसका एक नहीं 7-8 गवाह हैं और तुम कहते हो कि तुमने उसे 11:15 बजे की गाड़ी पर सवार होते देखा है। मुझे कोई गलती लगी होगी जनाब, उसने कहा। वो कोई और होगा। तुम्हें गलती नहीं लगी, मैंने कहा। तुमने बड़ी खतरनाक गलती की है। अब इसकी सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। वो गरीब सा आदमी था, शक्ल सूरत से चालाक भी नहीं लगता था। मैं अब उसके साथ थानेदारों की तरह बात कर रहा था। थाने का खौफ भी उस पर सवार था। वो कुर्सी पर बैठे बैठे बेचैन हो गया। मैं अंदाज़ा कर रहा था कि उसके अंदर क्या ज़लज़ला आ रहा है। मैं इतना ज़्यादा सोचने की मोहलत नहीं दूंगा। मैंने कुर्सी से उठते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, 1 मिनट में बोल पड़ो। उसमें थोड़ी सी जान आई थी। मैंने उसे बेहोश न होने दिया। वो कुर्सी पर बैठे बैठे एक तरफ को झुकने लगा जैसे उसे तवक्को थी कि मैं उसे मारूंगा। मैंने धमाके की तरह कहा, बोलो। गरीब आदमी हूँ जनाब। वो हाथ जोड़कर उठ खड़ा हुआ और कांपती लरसती हुई आवाज़ में कहने लगा, 20 रुपये माहवार तनख्वाह लेता हूँ। 2 छोटे बच्चे हैं और 2 छोटे भाई हैं। इस तनख्वाह में कहाँ गुजारा होता है। जाहिद ने मुझे कहा था कि इस तरह का बयान दो तो मैं तुम्हें 15 रुपये दूंगा। आप जानते हैं हुजूर, मेरे लिए 15 रुपये कितनी बड़ी रकम है। ये मेरे घर की पूरे महीने की हांडी रोटी का खर्चा है। मैंने ये झूठ बोलने में कोई हरज ना समझा। क्या तुमने उससे पूछा नहीं था कि वो तुमसे ऐसा बयान क्यों दिलवा रहा है। उसने खुद ही बताया था, उसने जवाब दिया। कहता था कि इसमें कोई शक नहीं कि उसकी बीवी को करामत ले गया है। वो ऐसे गवाह की तलाश में था जो ये कह दे कि उसने करामत और उसकी बीवी को रात की गाड़ी पर सवार होते देखा है। मैं हाजितमंद आदमी हूँ जनाब। मैंने 15 रुपये लेकर बयान दे दिया। तुमने ये क्यों कहा था कि करामत के पीछे एक आदमी था जो औरत लगती थी, मैंने पूछा। तुमने ये क्यों ना कह दिया कि वो जाहिद की बीवी ही थी। मुझे जिस तरह जाहिद ने कहा था उसी तरह मैंने कह दिया, उसने जवाब दिया। इससे ये जाहिर हुआ कि जाहिद चालाक आदमी है। मैं उसे मजलूम समझता रहा। तुम्हें कुछ और मालूम है तो बता दो, मैंने झूठा बयान देने वाले से कहा। बाद में मुझे पता चला तो गिरफ्तार कर लूँगा। उसने कस्में खा खा कर यकीन दिलाया कि वो और कुछ भी नहीं जानता। मैंने उससे पूछा कि उसे अपने इस रिश्तेदार का वाकई ख़त मिला है। उसने जवाब दिया कि उसका कोई रिश्तेदार बाहर नहीं होता। इस शख्स को मैंने थाने में बिठाए रखा और जाहिद को थाने बुला लिया। मेरे जहन में करामत के नाम का लिफाफा और उसके स्लीपर अटक गए थे और ये भी कि वो घर में पहनने वाले कपड़ों में गया था। जाहिद भाई, मैंने उससे पूछा, तुमने अपने तौर पर अपनी बीवी का सुराग लगाने की कोशिश क्यों नहीं की। मैं कैसे सुराग लगा सकता हूँ जी, उसने जवाब दिया। वो तो शहर से ही चले गए हैं। मैं एक आदमी को आपके पास लाया था जिसने करामत को गाड़ी पर सवार होते देखा था। खुदा ही बेहतर जानता है कि वो कहाँ गायब हो गए हैं। जाहिद मियाँ, मैंने कहा, इस आदमी से ये झूठ तुमने क्यों बुलवाया है। वो जवाब देने की बजाय मेरे मुंह की तरफ देखने लगा। मैं उसके मुंह की तरफ देखता रहा। उसने ज़रा हिम्मत की। मैंने झूठ नहीं बुलवाया, उसने रुक रुक कर कहा। वो तो उसने खुद ही झूठ बोला है। मैंने उसका फिक्रा पूरा करते हुए कहा। और जाहिद, क्यों उस गरीब को 2 साल के लिए अंदर कराओगे। अयालदार आदमी है। उसे तुमने 15 रुपये उजरत दी थी। वो काम उसने कर दिया। 15 रुपयों में उसे पुलिस को तफ्तीश में गुमराह करने और शहादत में रखना डालने के जुर्म में सजाए कैद तो न दिलाओ। ज़मीर पर जुर्म का बोझ हो तो ज़बान साथ छोड़ देती है। ये शख्स तो थाने में बैठा था। ज़मीर के बोझ के अलावा थाने की दहशत थी। ये दहशत उस वक्त बड़ी भयानक सूरत इख्तियार कर लेती है जब थानेदार कह देता है कि तुमने झूठ बोला है और झूठ बोलने की वजह बयान करो। इस शख्स की हालत बड़ी तेज़ी से बिगड़ रही थी। जाहिद, मैंने उसकी तरफ झुककर आहिस्ता से पूछा, तुम्हारे दिल में क्या है। जो कुछ है मेरे आगे उगल दो। मेरी बीवी जनाब, वो कहीं देखेंगे। उसकी हकलाहट पर मेरी हंसी निकल गई। तुम्हारी नीयत अगर साफ होती तो मेरे सवाल का जवाब आसान था। मैंने कहा, तुम कहते कि मैंने आपको ये यकीन दिलाने के लिए कि मेरी बीवी वाकई करामत के साथ गई है, एक झूठा गवाह तैयार करके आपके सामने खड़ा किया था। फिर मैं तुम्हें कहता कि झूठा गवाह लाने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे तो पहले ही यकीन था कि तुम्हारी बीवी भाग गई है। यही वजह थी मलिक साहब, उसने अचानक जानदार आवाज़ में कहा। मैं डरता था कि आप नाराज़ होंगे।
लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती ना जाहिद, मैंने कहा। मुझे कुछ शहादत और मिली है। क्या तुम्हें पता नहीं चला था कि मैं आज सुबह करामत के घर गया था? पता चला था, उसने कहा। और तुम्हें शायद ये भी किसी ने बताया होगा कि खेतों में से करामत की कुछ चीज़ें मिली हैं, मैंने कहा। ये चीज़ें कुछ और कहानी सुनाती हैं। पता चल जाएगा, अभी और शहादत आ रही है। मैंने उसके चेहरे पर ऐसी तब्दीली देखी जैसे सिनेमा स्क्रीन पर एक स्लाइड के बाद दूसरे रंग की स्लाइड आ गई हो। मलिक साहब, जाहिद ने ऐसी आवाज़ में कहा जो ज़रा कांप रही थी। मैंने एक और बात सोची है। ये बीवी अगर मुझे वापस मिल भी गई तो मैं इसे क्या करूँगा? क्या ऐसी बीवी को कोई बाइज्जत आदमी अपने घर में रख सकता है जो गैर आदमी के साथ चली गई हो? मैं तलाक लिखकर उसके बाप को दे दूंगा और आपको तहरीर दे दूंगा कि मैं अपनी बीवी की गुमशुदगी में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, इसलिए मैं अपनी रिपोर्ट वापस लेता हूँ। आप तफ्तीश रोक दें। और वो जो तुम्हारा इतना ज़्यादा जेवर चला गया है, मैंने कहा। सब्र शुक्र कर लूँगा, उसने कहा। मेरा घर तो तबाह हो ही गया है। तुम फिर जानते हो क्या होगा, मैंने कहा। तुम्हारा ससुर तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लेकर आ जाएगा कि तुमने उसकी बेटी को कहीं गायब कर दिया है और तुम उसका जेवर भी पी गए हो। मैं उसे जेवर दे दूंगा, जाहिद ने कहा। कहाँ से दोगे? उसने कोई जवाब न दिया और मैंने उसके चेहरे पर एक और तब्दीली देखी। मुझे शक सा होने लगा जैसे उसने अपनी बीवी को बदनाम करने के लिए कोई ड्रामा खेला हो। मैंने अपना लहजा नरम कर लिया और दोस्ताना लहजे में बातें शुरू कर दी। हमारे दरमियान बहुत बातें हुई और वह इसी पर जोर देता रहा कि मैं उसकी रिपोर्ट मंसूख करके तफ्तीश रोक दूं। मैं उसे कहता था कि वो अपने ससुर को किस तरह राजी करेगा। जाहिद कहता था कि वो उसे जेवर पूरा कर देगा। मैं उसे दोस्ताना मशवरे दे रहा था और उसके जहन को अपने कब्जे में लेने के लिए मैंने उसके ससुर मलिक नूर अहमद के खिलाफ बहुत सी बातें की। ये सुनकर वो एक ही बात कहने लगा कि मैं उसकी रिपोर्ट मंसूख कर दूं। इससे मेरा शक मजीद पुख्ता हो गया। मैंने उसके साथ बेशुमार बातें की थीं। ये सारी की सारी तो नहीं सुनाई जा सकती। मैं आपको सिर्फ ये सुनाना चाहता हूँ कि जाहिद ने अपने खिलाफ शक पुख्ता कर दिया। अब मुझे ये देखना था कि क्या ड्रामा खेला गया है। इसके साथ मुझे ये भी देखना था कि जाहिद इतना चालाक और होशियार है। अगर ये कोई और ड्रामा था तो ये अकेले जाहिद का काम नहीं था। वो मेरे सामने बैठा हुआ था और मैं उसके साथ गुफ्तगू में भी मसरूफ़ था और मैं सोच भी रहा था। मुझे उसकी पहले दिन की बातें याद आईं जब वो अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट देने आया था। मैंने ये बातें मुख्तसर करके इस कहानी की इब्तिदा में लिखी हैं। उसकी बीवी रात को लापता हुई और वो अलग सुबह सीधा थाने आ गया। उसने अपने वालिदैन के घर से मालूम नहीं किया, बीवी के वालिदैन के घर न गया और फैसलतन कह दिया कि वो करामत के साथ भाग गई है। मैंने उससे पूछा था कि उसने करामत को देखा है कि वो घर में है या नहीं।